दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग घटनासार करंट अफेयर्स वार्षिकी का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो शुरू में 20-25 पेज में वन लाइनर करंट अफेयर्स दिया गया है, उसको शुरू के 5 लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। आज ये हमारा छठा लेक्चर है और इसमें जो डिटेल में घटनाएँ दी गई हैं, राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी, इस पर हम चर्चा करेंगे। और राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी में भी हम क्विक रिवीजन करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं, केवल उन्हीं पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये पहली घटना जैसे दी गई है कि स्पेन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, तो इस पर हम डिटेल में वीडियो डेली करंट अफेयर्स में बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मालूम ही होगा कि ये स्पेन के राष्ट्रपति थे पेड्रो सांचेज। वैसे स्पेन के पीएम हैं, लेकिन वहाँ पीएम को ही राष्ट्राध्यक्ष माना जाता है, इसलिए मैगजीन ने राष्ट्रपति लिख दिया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। स्पेन के मुखिया हैं, हेड हैं, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं, बस इतना जानिए। तो ये अपने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 28-29 अक्टूबर की 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए और इन्होंने पीएम मोदी और पीएम मोदी के साथ मिलकर इन्होंने 28 अक्टूबर को गुजरात के बड़ोदरा में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। और वार्ता से पूर्व दोनों नेताओं ने बड़ोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, ठीक है। किसका उद्घाटन किया? टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का। तो ये घटना इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सांचेज ने मुंबई का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रमुख उद्योगपतियों, व्यापारिक नेताओं, सांस्कृतिक हस्तियों और फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों से वार्ता की। टाटा एयरक्राफ्ट का जो उद्घाटन हुआ उसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। 28 अक्टूबर 24 को पीएम मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने बड़ोदरा में एयरबस स्पेन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा सहनिर्मित C-95 विमान के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन किया। तो देख लीजिए, यहाँ जो ये प्लांट लग रहा है बड़ोदरा में, टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन जो हुआ है, इसमें 2 कंपनियाँ हैं, ठीक है। कौन कौन सी? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा जो सह निर्मित है, सह निर्मित का मतलब ये C-95 विमान जो है 2 कंपनियों द्वारा निर्मित किया जा रहा है, ठीक है। इसमें बड़ोदरा में एयरबस ये स्टेशन है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित C-95 के फाइनल असेंबली प्लांट लाइन का उद्घाटन किया गया है। और इसे देश की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री माना जा रहा है, ठीक है। एयरबस स्टेशन का उद्घाटन किया है। एयरबस स्पेन, ठीक है। ये एयरबस स्पेन की कंपनी है और टाटा एडवांस सिस्टम भारतीय कंपनी है। दोनों कंपनियों ने मिलकर के C-95 विमान को असेंबल किया है और फाइनल असेंबली प्लांट का उद्घाटन हुआ है। देश की पहली निजी सैन्य विमानन फैक्ट्री इसको माना जा रहा है, बस इतना इसमें जानिए। और C-295 सैन्य परिवहन विमानों की खरीद भारत ने एयरबस से की है। किससे की है? एयरबस से। और एयरबस कहाँ की कंपनी है? स्पेन की कंपनी है, ठीक है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड अपनी फैक्ट्री में 40 C-95 विमानों का उत्पादन करेगा। कितने विमानों का? 40, जिसके लिए उसे स्पेन के एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ समझौता किया है, ठीक है। स्पेन की जो कंपनी है एयरबस डिफेंस, इसके साथ समझौता हुआ है भारत की जो है टाटा कंपनी का, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का। 24 सितंबर 24 को भारत सरकार और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन ने 21,935 करोड़ रुपए, तो इसकी कुल लागत कितनी है ये भी ध्यान दीजिएगा, 21,935 करोड़ रुपए है, के 56 C-95 विमानों के लिए समझौता किया। कितने विमानों के लिए समझौता हुआ है? 56 विमानों के लिए। लागत कितनी है? 21,935 करोड़। और समझौते के तहत 16 विमानों की आपूर्ति फ्लाई अवे स्थिति में स्पेन से की जानी है, जबकि 40 का निर्माण भारत में किया जाना है, ठीक है। कुल 56 विमान हैं इसमें,
जो निर्मित किए जाएंगे, जिसमें से 16 विमान हम स्पेन से मंगवाएंगे और 40 विमानों का निर्माण भारत में ही होगा। ठीक है। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स द्वारा C-95 विमान सितंबर 26 तक तैयार होने की संभावना है। कब तक ये तैयार हो जाएंगे? सितंबर 26 तक। ठीक है। भारत और स्पेन के बीच क्या क्या समझौता हुआ है? बड़ोदरा में बुनियादी ढांचे, रेल परिवहन, पर्यटन और संस्कृति सहित कई विषयों पर समझौते हुए हैं। ठीक है। और दोनों नेताओं की पीएम मोदी और पेड्रो सांचेज की द्विपक्षीय बैठक भी हुई है और जिसमें ढेर सारे MOU पे हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों नेताओं ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा भी की है। ठीक है। इसके अलावा ये तो तमाम समझौते हैं ही, ये महत्वपूर्ण है कि दोनों पक्षों की बैठक में निर्णय लिया गया है कि स्पेन बेंगलुरु में वाणिज्य दूतावास खोलेगा। कहाँ पे वाणिज्य दूतावास खोलेगा? स्पेन बेंगलुरु में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान देने योग्य है। ठीक है, कि स्पेन बेंगलुरु में वाणिज्य दूतावास खोलेगा। साथ ही बार्सिलोना में भारत महावाणिज्य दूतावास इस साल अगस्त में चालू हो गया है। यानी भारत का महावाणिज्य दूतावास स्पेन के बार्सिलोना में चालू हो गया है और स्पेन भारत के बेंगलुरु में अपना वाणिज्य दूतावास खोलने वाला है। ठीक है। वार्ता में मोदी और पेड्रो द्वारा 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत स्पेन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है। तो 2026 को स्पेन और भारत मिलकर के पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत स्पेन वर्ष के रूप में मनाएंगे। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि 2 दिवसीय यात्रा पे ये क्या बोलते हैं, स्पेन के प्रधानमंत्री आए, इसमें राष्ट्रपति दिया गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। वो भारत आए 28-29 अक्टूबर को। बड़ोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, जिसमें स्पेन की एयरबस कंपनी है और भारत की जो है टाटा कंपनी है। टाटा केवल याद रखिए, बस उसके आगे जो आएगा आप लगा लेंगे, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड उसका पूरा नाम है। और C-95 विमान के फाइनल असेंबली प्लांट का इन्होंने उद्घाटन किया है। इसके तहत कुल 56 विमानों का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 40 जो है भारत में बनेंगे और 16 स्पेन से लाए जाएंगे। ठीक, ये हो गया। 21,935 करोड़ रुपए इसकी लागत है। ठीक है। और सितंबर 24 तक इसके तैयार हो जाने की संभावना है। दोनों नेता बुनियादी ढांचे, रेल परिवहन, पर्यटन, संस्कृति सहित कई समझौते पर दोनों नेताओं ने हस्ताक्षर किया है। पश्चिम एशिया पर चर्चा किया है। बेंगलुरु में स्पेन अपना वाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है और भारत ने अगस्त में अपना वाणिज्य दूतावास बार्सिलोना में खोल लिया है। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि दोनों देश मिलकर के पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में 2026 को भारत स्पेन वर्ष के रूप में मनाएंगे। ठीक है। तो इतना महत्वपूर्ण घटनाक्रम इसमें था। आगे देख लेते हैं। भारत और स्पेन के बीच 2023 में द्विपक्षीय $10 अरब के लगभग पहुंच गए। यानी दोनों देश 2023 तक जो द्विपक्षीय व्यापार दोनों देशों का है वो लगभग $10 अरब हो गया। कितना? $10 अरब। इसमें भारत का $7.5 अरब का निर्यात और $2.5 अरब का आयात शामिल है। यानी भारत जो है स्पेन के साथ $7.5 अरब का निर्यात कर रहा है और $2.5 अरब का आयात कर रहा है। ठीक है। स्पेन भारत में 16वां बड़ा निवेशक है। स्पेन की 230 से अधिक कंपनियां भारत में कार्यरत हैं। वहीं भारत की 80 कंपनियां स्पेन में निवेश कर रही हैं। ठीक है। तो ये कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जो आपको याद रखना चाहिए। जर्मनी के चांसलर, यहाँ चांसलर लिखा इन्होंने, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज भारत के आधिकारिक यात्रा पे रहे और उन्होंने क्या किया कि 7वें अंतर सरकारी परामर्श और जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन में हिस्सा लिया। ठीक है। 7वें अंतर सरकारी परामर्श और जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन में हिस्सा लिया है। 24-25 अक्टूबर 2024 को ये भारत की यात्रा पर रहे। 24 से 26 अक्टूबर। ठीक है। वो स्पेन वाले जो थे
वो थे 28 और 29 अक्टूबर को, ठीक है। और जर्मनी के जो मुखिया हैं ओलाफ सोल्ज, ये 24 से 26 अक्टूबर को रहे भारत की यात्रा पर। 25 अक्टूबर को दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में इन्होंने पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता की है। इस दौरान भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श के 7वें दौर की वार्ता हुई है। 18 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कितने? 18 समझौतों पर, ठीक है। इसके अलावा पीएम मोदी ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस के 18वें सम्मेलन में जर्मन कंपनियों को आमंत्रित करते हुए कहा कि निवेश के लिए भारत से बेहतर कोई जगह नहीं है। यह सम्मेलन 12 वर्षों के अंतराल के बाद 25 अक्टूबर को आयोजित किया गया है, ठीक है। यह सम्मेलन कितने साल बाद आयोजित किया गया है? 12 सालों बाद। एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस, ठीक है। क्या नाम है इसका? एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस, और यह 18वां सम्मेलन था, ठीक। मोदी स्कूल की बैठक में जिन मुद्दों पर सहमति बनी, मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं कि जर्मनी ने भारतीयों के लिए वीज़ा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दिया है। भारत और जर्मनी एआई और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। हरित हाइड्रोजन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दोनों देश आपस में सहयोग करेंगे। 25 वर्ष में द्विपक्षीय साझेदारी को ये दोनों देश नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और जो समझौते हुए हैं कि भारत और जर्मनी ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अपने सहयोग को और सशक्त बनाने के लिए इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप। और इस पहल के तहत दोनों देश हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दीर्घकालिक रणनीति पर एकजुट होंगे। भारत और जर्मनी के बीच रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी समझौता हुआ है। सहयोग पे दोनों लोग सहमति व्यक्त किए हैं। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत जर्मनी सीईओ फोरम का आयोजन किया गया है, जिसमें दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रमुख लोगों ने हिस्सा लिया है। इस फोरम में भारत के एमएसएमईज को मजबूती देने, जर्मनी की तकनीकी क्षमताओं के जरिए मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है। तो ये भारत जर्मनी के बीच का घटनाक्रम है। इसके अलावा जर्मनी और भारत उच्च शिक्षा और अनुसंधान में भी साझेदारी करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर सिक्योरिटी एंड ग्लोबल चेंज जैसे मास्टर कार्यक्रम को संचालित करने पर भी सहमति बनी है। आईआईटी चेन्नई और ड्रेसडेन विश्वविद्यालय के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो भारतीय छात्रों को दोहरे डिग्री कार्यक्रम का लाभ उठाने की अनुमति देगा, ठीक है। किसके बीच हस्ताक्षर हुए हैं? आईआईटी चेन्नई और ड्रेसडेन विश्वविद्यालय के बीच, ठीक। दोनों देशों ने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत कुशल प्रवासियों के लिए रोजगार और शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने पर भी सहमति जताई है। इस समझौते के तहत भारतीय युवाओं और पेशेवरों को जर्मनी में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। तो ये जर्मनी के जो मतलब राष्ट्राध्यक्ष या चांसलर भारत की यात्रा पर थे, उसका घटनाक्रम है, ठीक है। तो स्पेन और जर्मनी में ये याद रखिएगा, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि आईआईटी चेन्नई और ड्रेसडेन विश्वविद्यालय के बीच में समझौता हुआ है, ठीक है। तो आईआईटी चेन्नई है, ये मद्रास या बॉम्बे नहीं है, इस पर ध्यान देना है। अब आ जाते हैं अपने घटनाक्रम, अपने देश के मुख्य घटनाक्रम पे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अभी हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, मतलब विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है, ठीक है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बना ली है। हरियाणा में अगर विधानसभा सीटों की बात की जाएगी तो कुल 90 सीटें हैं, ठीक है। इसमें से बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं, ठीक है, और वहीं कांग्रेस को 37 सीटें मिली हैं। तो हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी ने सरकार बनाई। कुल कितनी सीटें हैं?
तो हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं। 90 सीटों में से बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 37 सीटें मिली हैं। बस इतना ही यहाँ जान लीजिए हरियाणा के विषय में, ठीक है। और कौन यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनका नाम है नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री बने हरियाणा के। तो हरियाणा के विषय में इतना जानना है। जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटें हैं विधानसभा की। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश अब है, जानते ही हैं। तो जम्मू कश्मीर में भाजपा ने 29 सीटें जीतते हुए जम्मू संभाग में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन जो है घाटी में यानी कश्मीर में इनको एक भी सीट नहीं मिली है। 10 साल बाद 90 सदस्यीय विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 6 सीटें जीती हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती हैं, इन्हीं की वहाँ सरकार बनी है। लेकिन यहाँ इंडिया गठबंधन, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और CPIM स्पष्ट बहुमत यानी 49 सीटें जीतने में सफल रहा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में 49 सीटें प्राप्त करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाई है, ठीक है। तो हरियाणा में भी विधानसभा की 90 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा की 90 सीटें हैं। जहाँ जहाँ हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव हुए हैं वहाँ वहाँ की सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर में पूछेगा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली, बीजेपी को 29 सीटें मिली, कांग्रेस को 6 सीटें मिली। बस इतना याद रखिए और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। उमर अब्दुल्ला वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, पहले भी मुख्यमंत्री थे ये। उमर अब्दुल्ला जो है जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद हुए चुनाव में बहुमत हासिल करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं जिन्होंने इनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। और उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का सुरेंद्र चौधरी को बनाया गया है। किसको? सुरेंद्र चौधरी को, ठीक। और क्या है, जम्मू संभाग से विधायक बने हैं सुरेंद्र चौधरी। उमर अब्दुल्ला 2009 से 2015 तक पूर्ण राज्य के रूप में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2009 से 15 तक मुख्यमंत्री थे और वही उमर अब्दुल्ला अब जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी, बीजेपी के हैं, लगातार तीसरी बार बीजेपी ने वहाँ सरकार बनाई है, ठीक है। और 90 सीटों में से 48 सीटें बीजेपी ने जीत दर्ज की है। भाजपा को 48 मिली है, कांग्रेस को 37 मिली है, ठीक है। बाकी और याद करने की ज़रूरत नहीं है। और राज्यपाल हरियाणा के कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। इन्होंने ही नायब सिंह सैनी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। बस इतना याद रखिए। बस ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया है, ठीक। कब? 22 अक्टूबर 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति महोदया ने ये पुरस्कार दिया है, ठीक है, विजेता राज्यों को। और उड़ीसा जो है शीर्ष राज्य इसमें रहा है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में शीर्ष स्थान पर उड़ीसा रहा, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है। इसमें हमारा यूपी दूसरे स्थान पे रहा और गुजरात तीसरे स्थान पे। गुजरात और पुदुचेरी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे, ठीक है। तो पहले पे उड़ीसा रहा, दूसरे पे यूपी रहा, तीसरे पे गुजरात और पुदुचेरी संयुक्त रूप से रहे हैं। यह पुरस्कार कुल 9 श्रेणियों में प्रदान किया गया है। पूरे भारत में जल संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान दिया जाता है। जल शक्ति मंत्री जो हमारे हैं CR पाटिल, उन्होंने जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की और पुरस्कार प्रदान किसने किया? माननीय राष्ट्रपति ने। जल संरक्षण में उड़ीसा की उल्लेखनीय उपलब्धियों में 53,000 से अधिक जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण और 11,000 पारंपरिक जलाशयों का जीर्णोद्धार इसमें शामिल है। तो ये सब नहीं पूछा जाएगा, बस इतना जान लीजिए कि 5वां जल पुरस्कार है, विज्ञान भवन नई दिल्ली में दिया गया है, राष्ट्रपति महोदया द्वारा दिया गया है, ठीक है। 22 अक्टूबर 2024 को दिया गया है। उड़ीसा पहले स्थान पे, यूपी दूसरे स्थान पे
गुजरात और पुदुचेरी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पे रहे। ठीक। और उड़ीसा राज्य में वनीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है, 9 करोड़ पौधे लगाए हैं इसने। और उत्तर प्रदेश की जल जीवन मिशन के तहत जो इसके उत्कृष्ट प्रयास हैं, इसके लिए इसको दूसरा पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को। ठीक। और 17,900 से अधिक गाँव में, उत्तर प्रदेश ने 17,900 से अधिक गाँव में नल जल कनेक्शन प्रदान किए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 1.91 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश ने अपशिष्ट जल प्रबंधन में भी प्रगति की है। गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए 4100 MLD की संयुक्त क्षमता को 133 मल जल शोधन संयंत्र का निर्माण किया गया है। ठीक है, 133 मल जल शोधन का, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसी मतलब जल पुरस्कारों में ही सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं, जिसमें दक्षिण क्षेत्र में विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है पहले स्थान पे रहा। उत्तर पूर्व में धलाई एक ज़िला है, ये त्रिपुरा का ज़िला है, जो है पहले स्थान पे रहा। और उत्तर क्षेत्र में बांदा और जम्मू कश्मीर का गंदेरबल, ये दोनों संयुक्त विजेता रहे। ठीक है, तो दक्षिणी क्षेत्र में विशाखापत्तनम, ठीक, उत्तर पूर्व में धलाई त्रिपुरा का ज़िला, और उत्तर क्षेत्र में बांदा और जम्मू कश्मीर संयुक्त रूप से विजेता रहे। ठीक है, बांदा और जम्मू कश्मीर का गंदेरबल। और 9 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहीं उसकी आगे लिस्टिंग दी गई जो ऊपर बताया गया कि सर्वश्रेष्ठ राज्य में उड़ीसा, यूपी और गुजरात पुदुचेरी संयुक्त विजेता तीसरे पे। सर्वश्रेष्ठ जिला साउथ जोन में विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में धलाई त्रिपुरा, नॉर्थ जोन में उत्तर प्रदेश का बांदा और गंदरबल जम्मू कश्मीर, पश्चिम जोन में इंदौर रहा है मध्य प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट, पश्चिम जोन में, और पूर्वी जोन में बालानगिरी उड़ीसा रहा है। ठीक है, पूर्वी जोन में बालानगिरी उड़ीसा रहा है। इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का भी पुरस्कार दिया गया है। तो पुल्लमपारा ग्राम पंचायत तिरुवनंतपुरम की है, केरल की, इसको पहला पुरस्कार मिला है। मासुल पानी कांकेर छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायत है, मासुल पानी, इसको दूसरा पुरस्कार मिला है। हैम्पापुरम अनंतपुरम की है आंध्र प्रदेश की, तीसरा। और खलिहरंग नाह पश्चिम जयंतिया मेघालय की है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार किसको मिला है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें सूरत पहले पे है, पुरी दूसरे पे है और पुणे तीसरे पे है। सर्वश्रेष्ठ स्थानीय शहरी निकाय सूरत पहले पे, पुरी दूसरे पे, पुणे तीसरे पे। ठीक, तो इसमें क्या क्या जानना चाहिए कि 5वां जल पुरस्कार है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये प्रदान किया गया है। ठीक है, घोषणा की गई है जल शक्ति मंत्री द्वारा, CR पाटिल द्वारा। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उड़ीसा को मिला है, दूसरे पे यूपी रहा है, तीसरे पे गुजरात और पुदुचेरी रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ जिला में साउथ जोन से विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में धलाई त्रिपुरा, नॉर्थ जोन में उत्तर प्रदेश का बांदा और गंदेरबल जम्मू कश्मीर, पश्चिम जोन में इंदौर रहा है। ठीक है, पूर्वी जोन में बालानगिरी उड़ीसा रहा है, और सर्वश्रेष्ठ पंचायत पुल्लमपारा केरल, मासुल पानी छत्तीसगढ़, हैम्पापुरम अनंतपुरम आंध्र प्रदेश, खलिहरंगना ये मेघालय में है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय सूरत गुजरात, पुरी उड़ीसा और पुणे महाराष्ट्र। आगे का घटनाक्रम देखते हैं। न्याय की देवी की नई प्रतिमा स्थापित की गई है माननीय उच्चतम न्यायालय में। तो इसमें क्या हुआ है, न्याय देवी की प्रतिमा में बदलाव किया गया है, जिसकी तस्वीरें अक्टूबर 24 में सामने आई हैं, जिसमें पारंपरिक प्रतीक में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यह बदलाव भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के निर्देश पर किए गए हैं। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है, भारतीय न्याय व्यवस्था को एक नई दृष्टि देना। परंपरागत रूप से न्याय की देवी को तलवार और तराजू पकड़े हुए, आंखों पर पट्टी बांधे हुए दर्शाया जाता है, जो निष्पक्षता और कानून की शक्ति का प्रतीक है। आंखों पर पट्टी बिना किसी पक्षपात के न्याय को दर्शाती है, चाहे उसकी पहचान या स्थिति कुछ भी हो, जबकि तलवार न्याय के प्रवर्तन का प्रतीक है। लेकिन अब बदलाव क्या आया है वो ध्यान देने वाली बात है।
क्या बदलाव आया है कि न्याय की देवी का नया संस्करण आँखों पर से पट्टी हटा देता है। ठीक है, पहली चीज़, जो अंधेपन के माध्यम से निष्पक्षता के बजाय न्याय में पारदर्शिता को दर्शाता है। ठीक है, आँखों पर जब पट्टी बंधी होती थी तो ये माना जाता था कि, कहा जाता था ना, कानून अंधा होता है, तो कानून निष्पक्ष रहता था, बिना किसी भेदभाव के आंख बंद करके डिसीजन देता था। ठीक, लेकिन ये अंधेपन का प्रतीक था, तो अब अंधेपन से निष्पक्षता दिखाने के बजाय न्याय में पारदर्शिता को दर्शाने के लिए आंखों से पट्टी हटा दी गई है। ठीक, दूसरी बात, तलवार के स्थान पर भारत का संविधान स्थापित किया गया है, जो इस बात पर बल देता है कि न्याय का स्रोत लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे में निहित है, ना कि बल या सत्ता में। ठीक है, तलवार एक तरीके से जान लीजिए कि हिंसा का प्रतीक थी, दंड का प्रतीक थी। ठीक, तो इसको बताया गया कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे के तहत ही दंड दिया जाएगा किसी को, किसी बल या सत्ता के द्वारा नहीं। तो ये दो बदलाव बड़े हुए हैं हमारे न्याय की देवी की प्रतिमा में। ठीक है, और इससे क्या होगा, आंखों पर पट्टी हटाने से दृश्यता और निष्पक्षता पर प्रकाश पड़ता है। ठीक, संविधान, तलवार हटने से क्या होगा, संविधान को स्थापित करने का अर्थ है कि भारतीय न्याय कानून के शासन पर आधारित है, जैसा कि देश के कानूनी दस्तावेज में निहित है। ठीक है, न्याय की देवी, जिन्हें जस्टिया के नाम से जाना जाता है, का संबंध यूनान की प्राचीन संस्कृति से है। जस्टिया निष्पक्षता का प्रतीक है और उनके नाम पर ही जस्टिस शब्द का जन्म हुआ है। ठीक है, जस्टिया शब्द से ही जस्टिस शब्द आया है चर्चा में। ठीक है, तो ये एक चीज़ ध्यान देने योग्य है। आगे देख लेते हैं। महाराष्ट्र ने क्या किया है कि देसी गाय को राज्य माता घोषित किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता घोषित किया है। ठीक, राज्य गौ माता, इतना इसमें जान लीजिए। और इसका उद्देश्य क्या है, राज्य सरकार किसानों को इन गायों के लिए चारा भी उपलब्ध कराएगी। इसके लिए गौशाला संचालकों को प्रति गाय 50 रुपये प्रति अनुदान देने के पशुपालन विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। ठीक है, जो गोपालक हैं उनको प्रति गाय 50 रुपये मिलेंगे। सरकार के इस कदम के पीछे अन्य कारकों में मानव पोषण में देसी गाय के दूध का महत्व, आयुर्वेदिक एवं पंचगव्य उपचार के लिए उपयोग और जैविक खेती में गाय के गोबर से बने खाद का प्रयोग शामिल है। ठीक, और 2019 की गणना के अनुसार महाराष्ट्र में 46,13,632 देसी गायें हैं, जो पिछली गणना के आंकड़ों की तुलना में 20.69% कम है। तो ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। महाराष्ट्र ने गाय को राज्य माता घोषित किया है। प्रति गोपालक 50 रुपये देगी महाराष्ट्र सरकार, बस इतना जान लीजिए इसमें। ये एक इम्पॉर्टेंट घटना है, इसको जानना चाहिए। क्या है ये कि देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 96.96 करोड़ हो गई है। कितनी हो गई है? 96.96 करोड़। और ये किसने बताया है? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने। ठीक है, 9 अक्टूबर 2024 को। अप्रैल जून की अवधि में तिमाही आधार पर 1.59% बढ़कर 96.96 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या पहुंच गई है। ठीक है, तो पिछले तिमाही की तुलना में यानी जनवरी से मार्च की तिमाही की तुलना में 1.59% की वृद्धि हुई है। 96.96 करोड़ हो गई है। ठीक, और इसमें से 420 करोड़ लोग जो है वायर के जरिए इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या 92.75 करोड़ है। ठीक है, जो वायरलेस इंटरनेट का यूज करते हैं वो 92.75 करोड़ हैं, और जो वायर से इंटरनेट का उपयोग करते हैं उनकी संख्या 4.20 करोड़ है। ठीक है, और रिपोर्ट के अनुसार जो है सेवा क्षेत्र का समायोजित दूरसंचार सेवा क्षेत्र का समायोजित सकल राजस्व AGR बढ़ के 70,555 करोड़ हो गया है। कितना? 70,555 करोड़। बस इतना इसमें जान लीजिए। बस इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी हो गई है? 96.96 करोड़। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए, बस और चीज़ें जानने की इसमें ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये सब इतना पूछा नहीं जाएगा, कोई मतलब इसका नहीं है। दूर संचार घनत्व अगर देखा जाए तो 85.95% हो गया है, ये एक डाटा जान लीजिए। वायरलेस दूर संचार घनत्व जिसमें से 83.27% है, ठीक है, सॉरी 83.27% से बढ़कर 83.45% हो गया है। वायरलेस दूर संचार घनत्व 83.45% हो गया है। बस मालदीव के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे, इसको जानना जरूरी है। मालदीव के राष्ट्रपति जो है मोहम्मद मुइज्जू, ये 6 से 10 अक्टूबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे, 6 से 10 अक्टूबर तक। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा कि मालदीव फर्स्ट की नीति का पालन करते हुए उनका देश भारत के साथ अपने दीर्घकालिक और भरोसेमंद संबंधों को प्राथमिकता देना जारी रखेगा, ठीक है। भारत ने मालदीव के वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के ट्रेजरी बिल प्रदान किए हैं। कितने मूल्य के? 100 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत और मालदीव ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना को समय पर पूरा करने पर सहमत हुए हैं। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना जो भारत के सहयोग से मालदीव में बनाई जा रही है, ठीक। साथ ही थिलाफूसी और गिरावारू द्वीपों को जोड़ने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन के लिए सहमति व्यक्त की है। कौन? थिलाफूसी और गिरावारू, ये दोनों मालदीव के द्वीप हैं। दोनों देश थिलाफूसी में वाणिज्यिक बंदरगाह विकसित करने, ट्रांसशिपमेंट और बंकरिंग सेवाओं का विस्तार करने तथा हनी माधु और गान जैसे हवाई अड्डों की क्षमता को बढ़ाने पर सहयोग करेंगे। हनी माधु और गान, ये भी पूछा जा सकता है कि चर्चा में रहे हनी माधु और गान हवाई अड्डे किस देश में हैं, तो ये जान लीजिए कि ये दोनों मालदीव में हैं, ठीक है। और इस दौरान दोनों नेताओं ने वर्चुअल माध्यम से हनी माधु हवाई अड्डे पर नए रनवे का भी उद्घाटन किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत और मालदीव ने रिश्तों की बेहतरी की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 7 अक्टूबर 24 को करेंसी स्वैप डील एग्रीमेंट सहित 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। करेंसी स्वैप डील एग्रीमेंट के साथ साथ 5 समझौता ज्ञापन पर दोनों देश हस्ताक्षर किए हैं। मालदीव के लिहाज से मुद्रा अदला बदली का यह समझौता काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे मालदीव को विदेशी मुद्रा भंडार से जुड़े मुद्दों से निपटने में मदद मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक और मालदीव के मौद्रिक प्राधिकरण ने 24 से 27 के लिए सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। 24 से 27 के लिए सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं आरबीआई और मालदीव के मौद्रिक प्राधिकरण के बीच, ठीक। और इससे जो है क्या होगा, अमेरिकी डॉलर या यूरो स्वैप विंडो के तहत 400 मिलियन डॉलर तक तथा भारतीय रुपया स्वैप विंडो के तहत 30 बिलियन डॉलर तक की राशि प्राप्त करने की अनुमति मिल गई है। 18 जून 27 तक प्रभावी रहेगा यह तथा भुगतान संतुलन के तनाव के समय मालदीव को अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता प्रदान करेगा। अन्य समझौतों में क्या हुआ है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और मालदीव के राष्ट्रीय पुलिस एवं कानून प्रवर्तन कॉलेज के बीच प्रशिक्षण समझौता तथा भारत के केंद्रीय ब्यूरो और मालदीव के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के बीच में भी समझौता हुआ है, ठीक है। करेंसी स्वैप डील क्या है? करेंसी स्वैप डील एक वित्तीय अनुबंध है। इसमें दो पक्ष एक निश्चित अवधि के लिए एक दूसरे की मुद्राओं का आदान प्रदान करते हैं। इस डील में दोनों पक्ष अपनी अपनी मुद्राओं को निश्चित विनिमय दर पर एक साथ देते हैं और फिर उसी अवधि के अंत में मूल राशि को वापस ले लेते हैं, ठीक है। एक निश्चित अवधि तक अपनी अपनी मुद्राओं को स्वैप यानी अदला बदली करते हैं और फिर एक निश्चित अवधि पूरी होने के बाद अपनी अपनी मूल मुद्रा ले लेते हैं। इस अवसर पर भारत ने मालदीव आने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए भुगतान को सरल बनाने के लिए मालदीव ने रुपे कार्ड भी लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? रुपे कार्ड, ठीक।
पश्मीना ऊन चर्चा में है। ये क्यों चर्चा में है? ये लद्दाख से संबंधित है। इसको हाल ही में क्या मिला है? जीआई टैग मिला है पश्मीना ऊन को। ठीक है। और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा को पश्मीना ऊन, जिसे सॉफ्ट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, को जीआई टैग प्रमाण पत्र प्रदान किया। कब प्रदान किया? 5 अक्टूबर 2024 को। और 2030 तक केंद्र शासित प्रदेश में 5 लाख पश्मीना बकरियां और 1 मिलियन मेरिनो भेड़ पालन का लक्ष्य हासिल करना है। ठीक है। तो पश्मीना ऊन जो है पश्म शब्द से लिया गया है, फारसी शब्द है। इसका अर्थ नरम सोना या नरम ऊन होता है। पश्मीना या कश्मीरी ऊन चांगथांग बकरी या कैप्रा एग्रेगस हिरकस से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। तो चांगथांग बकरी से पश्मीना ऊन मिलता है और ये चांगथांग बकरी भारत, नेपाल, तिब्बत और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। तो पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है। ये लद्दाख से संबंधित है। चांगथांग बकरी से ये प्राप्त किया जाता है। 2030 तक 5 लाख पश्मीना बकरियां और 1 मिलियन मेरिनो भेड़ पालन का लक्ष्य लद्दाख ने रखा है। बस इतना इसमें जानिए। एक देश एक चुनाव घटना चक्र दृष्टि में बहुत अच्छे से दिया गया है। इसको हमने टॉप 100 करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में ही ऊपर बना हुआ है। सबसे ऊपर वाले मतलब थंबनेल में शायद मैंने लिख दिया है कि एक देश एक चुनाव, वो वाला वीडियो देखिएगा, उसमें डिटेल से बताया गया है। फिलहाल इसमें जो मेन पॉइंट है उसकी चर्चा हम कर ले रहे हैं। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कोविंद समिति की एक देश एक चुनाव पर सिफारिश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है, मंजूरी दे दी गई है। ठीक है। और अब जो है 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक जो संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा उसमें इसको पेश किया जाएगा। ठीक है। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को। और 14 मार्च 2024 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने जो है राष्ट्रपति के समक्ष 18,000 से अधिक पेज की रिपोर्ट में पहले चरण में लोकसभा व देश की सभी विधानसभा चुनावों और दूसरे चरण में 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की है। यानी कि ये जो रिपोर्ट है कोविंद समिति की, इसने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाएं। ठीक है। एक साथ करवाए जाएं। और उसके बाद जो स्थानीय निकाय हैं यानी ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाएँ जो हैं, उनका चुनाव, ये दोनों चुनाव संपन्न हो जाने के 100 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए। ये इन्होंने सुझाव दिया है। ठीक है। इसके लिए एक ही मतदाता सूची होनी चाहिए। ठीक है। एक ही पहचान पत्र होना चाहिए। और जो ये कोविंद समिति ने प्रस्ताव दिया है, इसका 32 राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है, जबकि 15 राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है। एक साथ चुनाव करवाने के लिए 18 संवैधानिक संशोधन करने का सुझाव दिया गया है। इनमें से अधिकतर को संसद की मंजूरी मिलने के बाद राज्य विधानसभाओं से मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मतदाता सूची और वोटर कार्ड लागू करने के लिए होने वाले संशोधन को देश के आधे राज्यों की मंजूरी आवश्यक है। ठीक है। मतदाता सूची और वोटर कार्ड से रिलेटेड जो मंजूरी मिलनी है उसमें आधे राज्यों की सहमति भी जरूरी है, लेकिन ज़्यादातर में राज्य विधानसभाओं की सहमति की ज़रूरत नहीं है। 18 संवैधानिक संशोधन कुल हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। विधि आयोग भी इस प्रस्ताव के पक्ष में है। आयोग की रिपोर्ट जल्द पेश होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि विधि आयोग 2029 से ही लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश करता है। समिति ने एक नया अनुच्छेद जोड़ने की सिफारिश की है एक साथ चुनाव करवाने के लिए, 82A। तो ये 82A काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 82A के प्रावधानों को लागू करने पर विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब 82A के प्रावधान लागू हो जाएंगे तो जो राज्य विधानसभा का कार्यकाल है
वो लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि जिन राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल 5 साल पूरा नहीं हुआ रहेगा लेकिन लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा 2029 में, तो उनके साथ ही राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन को सरकार की मंजूरी मिली है 18 सितंबर 2024 को। क्या क्या इसमें है? चंद्रयान 4 मिशन है कि 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने और पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाने के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 4 को मंजूरी मिली है। ये 2104 करोड़ रुपए की लागत वाला मिशन है। ठीक है, 2104 करोड़ रुपए। और लागत में अंतरिक्ष यान का निर्माण, LBM-3 के 2 लॉन्च वाहन मिशन, बाह्य गगन अंतरिक्ष नेटवर्क का समर्थन और डिजाइन सत्यापन के लिए विशेष परीक्षण आयोजित करना तथा अंत में चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के मिशन और चंद्रमा के नमूने एकत्रित कर उनकी सुरक्षित वापसी इसमें शामिल है। गगन फॉलो ऑन 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और पृथ्वी के सबसे करीबी ग्रह शुक्र के अध्ययन के लिए 1236 करोड़ रुपए के खर्च से वीनस ऑर्बिटर मिशन को भी मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो वीनस ऑर्बिटर मिशन का लक्ष्य 2035 तक है। चंद्रयान 4 मिशन का लक्ष्य 2040 तक है। चंद्रयान 4 मिशन में 2104 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वीनस ऑर्बिटर मिशन में 1236 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ठीक, और 824 करोड़ रुपए का अंतरिक्ष यान पर खर्च होंगे। इस मिशन को मार्च 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। वीनस ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, को 2035 तक, चंद्रयान मिशन को 2040 तक, और अंतरिक्ष यान के लिए जो 824 करोड़ खर्च होंगे इसका लक्ष्य 2028 तक है। कैबिनेट ने दिसंबर 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई BAS के निर्माण को मंजूरी दी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की BAS-1 के निर्माण को मंजूरी दिसंबर 2028 तक कैबिनेट मिशन को दी गई है। तो हम चंद्रयान 4 मिशन भेजेंगे 2104 करोड़ रुपए की लागत से 2040 तक। पॉइंट नंबर 1। हम गगन फॉलो ऑन 2035 तक भेजेंगे जिसमें हमारा 1236 करोड़ रुपए का वीनस ऑर्बिटर मिशन शामिल होगा। पॉइंट नंबर 2। ठीक, हम 2028 तक अंतरिक्ष यान मिशन भेजेंगे 824 करोड़ रुपए का, और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई BAS-1 दिसंबर 28 तक हम स्थापित करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अंतरिक्ष विभाग की ओर से किया जाने वाला वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्र ग्रह की कक्षा में वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान की परिक्रमा के लिए परिकल्पना की गई है। ठीक है, ताकि शुक्र की सतह और उपसतह वायुमंडलीय प्रक्रियाओं और शुक्र के वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव को बेहतर ढंग से हम समझ सकें। ठीक, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना ये कहाँ की गई है? तो ये IIT और IIM की तर्ज पर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी शो को 18 सितंबर 2024 को मंजूरी दी गई है। इसमें फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और भारतीय उद्योग परिसंघ केंद्र सरकार के भागीदार के रूप में उद्योग निकायों का ये प्रतिनिधित्व करेंगे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये भी हम पहले करवा चुके हैं। इतना जान लीजिए कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत हुई थी, और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर कार्यक्रम 2019 में शुरू हुआ था। कब? 2019 में। ठीक है, और नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है ये 7 सितंबर को मनाया जाता है। 7 सितंबर 2024 को ही स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 7 सितंबर 2024 को प्रदान किए गए हैं और 3 श्रेणियों में दिया गया है।
3 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान यानी NCAP शहरों को ये प्रदान किया गया है। श्रेणी 1 में 10 लाख से ऊपर हैं, जिसमें पहले पे सूरत है, दूसरे पे जबलपुर है और तीसरे पे आगरा है। स्वच्छ क्या बोलते हैं, जल पुरस्कारों में भी पहले पे सूरत है, स्थानीय शहरी निकाय में, ठीक है। और स्वच्छ शहर जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान के तहत स्वच्छ शहरों का पुरस्कार दिया गया है, उसमें भी सूरत पहले पे है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर पुरस्कार में भी सूरत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहले पे है, दूसरे पे जबलपुर है, तीसरे पे आगरा है। तो यूपी का तीसरे स्थान पे आगरा शामिल है श्रेणी 1 में। श्रेणी 2 में 3 से 10 लाख के बीच जनसंख्या वाले शहरों को दिया जाता है। इसमें नंबर 1 पे यूपी का फिरोजाबाद है, नंबर 2 पे अमरावती है और नंबर 3 पे यूपी का झांसी है। तो ये ध्यान रखिएगा, यूपी के कौन कौन से जिले किस स्थान पे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेणी 3 में 3 से 10 लाख जनसंख्या, पहले पे रायबरेली, दूसरे पे नलगोंडा और तीसरे पे नालागढ़ है। नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 9 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले NCAP राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शहरों को पुरस्कृत किया गया है। कुल 9 शहरों को पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो पहले पे सूरत गुजरात है श्रेणी 1 में, दूसरे पे जबलपुर मध्य प्रदेश है, तीसरे पे आगरा उत्तर प्रदेश है, ठीक। और श्रेणी 2 में पहले पे फिरोजाबाद यूपी है, दूसरे पे अमरावती महाराष्ट्र है, तीसरे पे झांसी उत्तर प्रदेश है। श्रेणी 3 में पहले पे रायबरेली है, दूसरे पे नलगोंडा है, तीसरे पे नालागढ़ जो हिमाचल प्रदेश में है। नलगोंडा तेलंगाना में है, जबकि नालागढ़ हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है 4-1 के बहुमत से, ठीक है। ये डिसीजन आया 17 अक्टूबर 2024 को। धारा 6A, इसमें कौन कौन न्यायाधीश शामिल थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CJI चंद्रचूड़ थे, जस्टिस कांत थे, सुंदरेश मिश्र थे, जस्टिस JB पादरीवाला थे। कौन कौन? चंद्रचूड़, कांत, सुंदरेश मिश्र, JB पादरीवाला, ठीक है। नागरिकता अधिनियम की 6A बांग्लादेश से उन सभी आप्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है जो 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद, लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले असम आए थे। तो ये डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धारा 6A बांग्लादेश से आए, केवल बांग्लादेश की यहाँ बात हो रही, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश से असम आए हुए उन आप्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है जो 1 जनवरी 1966 को या 25 मार्च 1971 के पहले असम आके बस गए थे, ठीक है। परिणाम स्वरूप प्रावधान ने असम में रहने वाले प्रवासियों, विशेष रूप से बांग्लादेश से आए लोगों को नागरिकता प्रदान करने की कट ऑफ डेट 25 मार्च 1971 तय की है। धारा 6A 1985 में नागरिकता अधिनियम 1955 में शामिल की गई थी, ठीक है। तो कब ये शामिल की गई थी? 1985 में, नागरिकता अधिनियम 1955 में। और असम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 के हिस्से के रूप में से अधिनियमित किया गया था, ठीक। असम समझौता जो है केंद्र सरकार, असम राज्य सरकार और असम आंदोलन नेताओं के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता है। इसने बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की आमद को समाप्त करने की मांग की थी। धारा 6A को भारत में प्रवासियों की आमद को कम करने और पहले से ही पलायन कर चुके लोगों से निपटने के उद्देश्य से इसको शामिल किया गया था। अदालत के नवीनतम फैसले के अनुसार धारा 6A संविधान के अनुच्छेद 6 और 7 का उल्लंघन नहीं करती है, ठीक है, जो 26 जनवरी 1950 को पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से प्रवासियों को नागरिकता देने की कटाफ के रूप में निर्धारित करता है। धारा 6A बहुत बाद की तारीख से लागू होती है, इसलिए यह पहले के संवैधानिक प्रावधानों से अलग काम करती है। ये लाइन जितनी दी गई है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, PCS में स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 7 में क्या है? वैसे व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार देने का प्रावधान है जिन्होंने पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन किया है या भारत आए हैं। और 7 क्या कहता है कि भारत पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार की बात करता है, ठीक है।
6 में ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता देने की बात की गई है जिन्होंने पाकिस्तान से भारत का प्रव्रजन किया है, ठीक। और 7 में पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार देने की बात की गई है। तो 6-7 ये हैं, इनको चर्चा में आए हैं तो पूछा जा सकता है, ठीक है। साइबर सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है हाल ही में 2024। भारत को इसमें टियर 1 का दर्जा मिला है। 100 में से 98.49 स्कोर भारत को मिला है। भारत को एक रोल मॉडलिंग देश के रूप में यहाँ दर्शाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली नोडल एजेंसी के रूप में जीसीआई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जीसीआई ने 5 स्तंभों पर आधारित प्रयासों का मूल्यांकन किया है। इसमें 5 स्तंभ कौन कौन से हैं? नंबर 1 कानूनी और तकनीकी नंबर 1 कानूनी उपाय, नंबर 2 तकनीकी उपाय, नंबर 3 क्षमता विकास, नंबर 4 सहयोग, ठीक है, और नंबर 5 है संगठनात्मक उपाय। कानूनी, तकनीकी, संगठनात्मक, क्षमता और सहयोग पर आधारित है। टियर 1 में भारत को स्थान मिला है। भारत का स्कोर 98.49 है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में टियर 1 का दर्जा भारत ने प्राप्त किया है। कुल 194 देश इसमें शामिल थे, ठीक। चलिए, बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली गौशाला कहाँ खोली गई है? टिपारा, लाल टिपारा में, ठीक है, ग्वालियर में ये है। ग्वालियर में बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन पीएम मोदी ने गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 2024 को किया। तो प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, लाल टिपारा ग्वालियर में किया, ठीक है। बायो सीएनजी वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला है ये, ठीक। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से इसका उद्घाटन किया गया है। 2 हेक्टेयर बायो सीएनजी प्लांट स्थापित इसमें किया गया है। इस प्लांट में 100 टन गोबर का उपयोग करके प्रतिदिन 3 टन सीएनजी और 20 टन उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। 100 टन गोबर का उपयोग करेंगे, 3 टन सीएनजी और 20 टन उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद का उत्पादन करेंगे, ठीक। तो बस इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली गौशाला कहाँ उद्घाटित की गई? ग्वालियर में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है, ग्वालियर के लाल टिपारा में। इतना जान लीजिए, बस बहुत काफ़ी है इसमें, ठीक है। 2 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है, ठीक। और 32 करोड़ इसमें खर्च आया है। 2000 गायों के लिए आधुनिक गौशाला बनाने के लिए सांसद के स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है। और ग्वालियर की लाल टिपारा गौशाला में ग्वालियर नगर निगम और संत समुदाय के सहयोग से 10,000 गायों की देखभाल की जाएगी। 2000 गायों के लिए जो है वहाँ के स्थानीय सांसद विकास कोष से पैसे मिले हैं, 10,000 गायों की देखभाल की जानी है। शहरी शासन सूचकांक जारी किया गया है प्रजा फाउंडेशन द्वारा। किसके द्वारा? प्रजा फाउंडेशन द्वारा। शहरी शासन सूचकांक 2024 कौन इसको जारी किया है? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, ठीक है। शहरी शासन सूचकांक आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय जारी किया है। उद्देश्य क्या है? प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से शहरी सरकारों को सशक्त बनाना और स्थानीय शासन के मामलों में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना। 42 संकेतों पर आधारित है और इसमें जो मुख्य स्तंभ हैं, सशक्त शहरी निर्वाचित प्रतिनिधि, विधायी संरचनाएं, सशक्त नगर प्रशासन, सशक्त नागरिक, राजकोषीय सशक्तिकरण। इसमें पहले स्थान पे केरल है, दूसरे पे उड़ीसा है, महाराष्ट्र तीसरे पे है, ठीक है। शहरी शासन सूचकांक में नंबर 1 पे केरल, नंबर 2 पे उड़ीसा, नंबर 3 पे महाराष्ट्र। ये इतना ध्यान रखिएगा, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये शीर्ष 5 राज्य हैं। यूटी में निम्न प्रदर्शनकर्ता राज्य अथवा यूटी में अगर देखा जाए तो पहले पे नागालैंड है, दूसरे पे मणिपुर है, तीसरे पे मेघालय है और चौथे पे पंजाब है।
28 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश और एनसीआर दिल्ली सहित यूजीआई का राष्ट्रीय औसत 39.70 है। ठीक है, 28 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश और एनसीआर दिल्ली सहित यूजीआई का जो राष्ट्रीय औसत है वो 39.70 है। तो शहरी शासन सूचकांक आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने जारी किया है। केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र इसमें शीर्ष राज्य हैं। यूटी या निम्न प्रदर्शनकर्ता में जो है नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और पंजाब हैं। ठीक है, और 39.7 इनका स्कोर है, इतना ध्यान रखिएगा। शास्त्रीय भाषा का दर्जा कुछ भाषाओं को दिया गया है, उसमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली हैं। कौन कौन सी भाषाएं? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 3 अक्टूबर 2024 को दिया गया है। ठीक है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को। ठीक, और इस मंजूरी के बाद अब देश में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई है। ठीक, भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2004 को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मतलब एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था, जिसमें तमिल भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। उसके बाद 2004 में तमिल भाषा को, 2005 में संस्कृत को, 2008 में तेलुगु को और 2008 में ही कन्नड़ को और 2013 में मलयालम को और 2014 में उड़िया को। ठीक है, तो इसका ऐसे चाहे कोड बना के आप याद कर सकते हैं, TSTKMU, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। तो तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। ठीक है, तो ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। शास्त्रीय भाषा की जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि इसके प्रारंभिक ग्रंथों का अभिलिखित इतिहास 1500 से 2000 वर्षों की अवधि का पुराना होना चाहिए। प्राचीन साहित्य अथवा ग्रंथों का एक संग्रह होना चाहिए जिसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा विरासत माना जाता हो। ज्ञान से संबंधित ग्रंथ विशेष रूप से कविता, पुरालेखीय और शिलालेखीय साक्ष्य के अलावा गद्य ग्रंथ होना चाहिए। शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप से अलग हो सकते हैं या अपनी शाखाओं के बाद के रूपों में अलग हो सकते हैं। नवीनतम मंजूरी के बाद भारत सरकार ने अब तक जिन भाषाओं को दर्जा दिया ये बता ही दिया गया कि तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया तो थी ही, साथ में अब जो है क्या क्या और शामिल हो गया है? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली भी शामिल हो गई है। ठीक है, तो पहली बार 2004 में देना शुरू किया गया था। ये डेट जरूर याद कर लीजिएगा कि तमिल को 2004, संस्कृत को 2005, तेलुगु को 2008, कन्नड़ को 2008, मलयालम को 2013, उड़िया को 2014 और अभी और भाषाओं को जो मिला है 2024 में मिला है। असम के कुल 8 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। ठीक है, इसमें असम की बोडो संस्कृति की 8 प्रतिष्ठित उत्पादों को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया, जीआई टैग प्रदान किया गया। इसमें बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के सांस्कृतिक उत्पादों की पहचान व लोकप्रियता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, 33 उत्पादों को पहले ही असम के जीआई टैग दिया गया था, लेकिन अब इन उत्पादों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 41 हो गई है। कौन कौन सी है? चावल से बनी बियर की 3 किस्में हैं, बोडो जौ ग्वारन, मैबरा जौ बिडबी और बोडो जौ गिस्सी। बोडो जौ ग्वारन, मैबरा जौ बिडबी और बोडो जौ गिस्सी। ठीक है, और इसके अलावा 4 खाद्य उत्पाद हैं, बोडो नेपहम, बोडो ओंडला, बोडो गोखा और बोडो नार्जी। ये किससे क्या बनता है ये इतना ज़रूर नहीं पूछेगा, नाम इनका याद कर लीजिए, बोडो नेपहम, बोडो ओंडला, बोडो गोखा और बोडो नार्जी। ठीक, और वस्त्र जो है बोडो अरोनाई इसका नाम है वस्त्र का। ठीक, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र BTR असम राज्य के अंतर्गत एक स्वायत्त क्षेत्र है जिसमें कोकराझार, चिरांग, बक्सा, तामुलपुर, उदलगुरी जिले शामिल हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही हम इसके आगे का करंट लेकर उपस्थित होंगे, तब तक आप लोग इसको देखिए और आज का ये लेक्चर कैसा लगा देखकर हमको ज़रूर बताइए। धन्यवाद।